सो रियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखते हैं, उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा आपके लिए, जिसमें सीरीज रेजिस्टेंस, हमारा जो भी हमारा प्राइमरी वाइंडिंग उसका रेजिस्टेंस और उसका लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है, दोनों को मेंशन कर दिया। और सेकेंडरी साइड का भी मैंने क्या कर दिया, यहां पर रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस दोनों मेंशन कर दिया। अब बारी आती है हमारी शंट ब्रांच लगाने की। तो पहले बात देखिए कि अगर यहां पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया है, यहां पर E1 बोल दिया है और इसको बोल दिया हम लोगों ने E2 बोल दिया है, बट असल में ये कौन से म्यूचुअल वाले हैं, बट हम लोगों ने क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेशन लगा के E1 और E2 बोल दिया। और यहां पर जो करंट है लोड के अंदर एंटर हो रहा होगा वो है I2 करंट, ठीक है, I2 करंट। अब हमें शंट ब्रांच बनाना है और यहां से जो जाएगा करंट जाएगा, जो सप्लाई वोल्टेज से जो करंट जाएगा, वो करंट दो टाइप के करंट होंगे हमारे, एक तो I0 करंट होगा, नो लोड करंट, प्लस I1 डैश होगा, I1 डैश। ये I1 डैश किसके बराबर है, हमारे I2 के बराबर है, ठीक है, एग्जैक्टली कंपनसेट कर रहा है, काउंटर बैलेंसिंग करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी देर के लिए हम लोग मानते हैं कि शंट ब्रांच को अगर मैं यहां पे लगा दूं थोड़ी देर के लिए, जब यहां पे लगा दूंगा शंट ब्रांच को अगर मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है, ये शंट ब्रांच मैंने यहां लगा दिया, इसका मतलब शंट ब्रांच यहां लगाने का मतलब है कि I0 करंट इधर जाएगा। देखो यहां से सप्लाई वोल्टेज से तो दोनों करंट I0 और I1 डैश साथ में निकलेंगे, बट I0 इधर चले जाएगा कहीं पर और I1 डैश फर्दर आगे चले, I1 डैश जो है वो आगे चले जाएगा इधर। तो इसका मतलब है कि नो लोड करंट के अंदर, इस नो लोड करंट के अंदर कौन कौन से पैरामीटर या कौन कौन से रियलिटी हम लोगों ने अजम्पशन से बाहर रख दी, जिसमें हमारा रेजिस्टेंस और लीकेज दोनों को हम लोगों ने नो लोड करंट के अंदर कंसिडर नहीं किया है। मतलब कि अगर शंट ब्रांच इस पोजीशन पे अगर लगती है तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हम लोगों ने नो लोड करंट के अंदर ना ही कॉपर लॉस एंड ना ही नो कॉपर लॉस एंड नो लीकेज, या बोल सकते हैं हम लोग कि वी डू नॉट कंसिडर, हम लोग क्या बोल सकते हैं, डू नॉट कंसिडर या नो कॉपर लॉस एंड नो लीकेज एट नो लोड, ठीक है, एट नो लोड करंट के अंदर ना ही कॉपर लॉस का कंपोनेंट है और ना ही लीकेज का। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नो लोड पे हमारा, देखो नो लोड पे सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं करेगा बट प्राइमरी में तो करंट फ्लो करेगा, तो प्राइमरी में करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब प्राइमरी का रेजिस्टेंस तो आना ही चाहिए और लीकेज भी आना चाहिए। तो ये तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब शंट ब्रांच यहां लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है कि नो लोड करंट के अंदर ना ही कॉपर लॉस है ना ही लीकेज। क्या है पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो हम लोग यहां शंट ब्रांच नहीं लगा सकते। चलिए एक पॉसिबिलिटी और शंट ब्रांच की, यहां तो कैंसिल हो गई शंट ब्रांच लगाना। सेकेंड शंट ब्रांच अगर मैं यहां लगाता हूं तो ये तो अप्रोक्सीमेटली मॉडल बनेगा, ठीक है, अभी हम लोग एग्जैक्ट मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहां पर पोजीशन नहीं चलेगी। मान लीजिए अगर मैंने यहां पे लगाया, यहां पे लगा देता हूं, ठीक है, अब आपका जो नो लोड करंट है, अब आपका नो लोड करंट I0 और I1 डैश पूरा इससे पास होगा, I1 से पास होगा, मतलब ये जब I0 आएगा तो ये किसको पास करते हुए आएगा, रजिस्टर से, R1 से होते हुए आएगा। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, इस पोजीशन पे हम लोगों ने कॉपर लॉस को तो कंसिडर किया है, तो यहां पर नो लीकेज को अभी भी कंसिडर नहीं किया है अभी तक, नो लीकेज एट नो लोड, ठीक है, नो लोड के ऊपर लीकेज अभी भी कंसिडर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कॉपर लॉस कंसिडरेशन में लिया है। तो यहां पर भी हम क्या बोल देंगे, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि नो लोड के ऊपर कॉपर लॉस भी हो रहा है, लीकेज भी हो रहा है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो चलिए ये वाली पोजीशन भी खत्म हो गई। नेक्स्ट पोजीशन यहां की है हमारी, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जब शंट ब्रांच बनाएंगे हम लोग, ठीक है, तो इस ब्रांच में ये जो I0 करंट है, लीकेज और हमारे कॉपर लॉस दोनों से होकर निकल रहा है, तो हम क्या बोल देंगे हम लोग कि यहां पर कॉपर लॉस भी हम लोगों ने कंसिडर किए हैं एट नो लोड, और लीकेज भी हम लोगों ने क्या है, कंसिडर किया है, ठीक है, लीकेज भी कंसिडर किया है कहां पर, एट नो लोड। आई बात समझ में? इसका मतलब शंट ब्रांच को मुझे कहां लगाना चाहिए, यहां पर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम का अगर आपको फेजर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, शंट ब्रांच कहां प्लेसिंग करेंगे, यहां प्लेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम या एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें आपका R1 है, JX1 है, R2 है, JX2 है, और यहां पर जाने वाला करंट I2 है,
यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ E2 है, यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ E1 है, ठीक है। और यहाँ से जो करंट जाने वाला है उसको बोलते हैं हम लोग I1 करंट, और ये करंट यहाँ पे चले जाएगा I0 और ये हो जाएगा हमारा I1 डैश, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली I2 को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। ये हमारा XM, ये हमारा RW, और यहाँ जाने वाला करंट मैग्नेटाइजिंग करंट, और यहाँ जाने वाला करंट हमारा लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, ठीक है। तो ये जो हमें लॉस दिखाता है, ये लॉस दोनों के लॉस दिखाएगा हमें, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस, ठीक है। और ये हमें दिखाएगा कॉपर लॉस, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या दिखाएंगे हमें, कॉपर लॉस, और ये क्या दिखा रहे हैं हमें, लीकेज दिखा रहे हैं। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज V2, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो क्या बनाएंगे, ये वाला डायग्राम बनाना है। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं, N1:N2 टर्न, N1:N2 टर्न। और यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो I1 करंट इज द समेशन ऑफ I0 प्लस I1 डैश, ठीक है, I1 डैश। इसको कई सारी जगह पे I2 डैश से भी यूज करते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्यादा लोड नहीं लीजिएगा क्योंकि I2 डैश भी सही है, मतलब समझ में आना चाहिए। हो सकता है नोटेशन या IW की जगह या IM की जगह कई दफे IMU भी यूज करते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी हम लोग हिस्टैरिसीस और एडी करंट के न्यूमेरिकल करते थे ना, एक चीज हम लोग कंसिडर कर लेते थे। देखिए एक चीज क्या कंसिडर कर लेते थे कि यहां पर देखना, यहां पर जब हम लोग ये क्या कर दिया मैंने, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, लॉस ब्रांच, तो यहां पर मैंने V1 बोल दिया और यहां पे मैं बोल देता था E1, और मैं क्या बोल देता था कि यहां पर V1 है। तो ये कब कंसिडर कर पाता था मैं, जब ये V1 एग्जैक्टली यहां पर, मतलब क्या बोल सकता V1 इक्वल टू E1, ये कब पॉसिबल है, जब हमारा नो लीकेज एंड रेजिस्टेंस आर नेग्लिजिबल, लीकेज एंड रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट, ठीक है, तभी हम लोग ये लिख पाएंगे पॉसिबली, ठीक है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है। तो वहां पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके V1 इक्वल टू, यहाँ V1 को डायरेक्टली हम लोग कहां लेके आ जाते हैं, इस V1 को डायरेक्टली मैं यहां प्लेस कर देता हूं, ठीक है। यहां पर जो ड्रॉप है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में दरकिनार कर देते हैं हम लोग, क्योंकि यहां ड्रॉप काफी कम होता है। तो चलिए इतना है हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। इस एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट का फेजर डायग्राम भी जल्दी से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। एक बार अच्छा, ये जब शंट ब्रांच यहां पर, इसका मतलब नो कॉपर लॉस, नो लीकेज, मतलब कि अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट डायग्राम, इसका भी हम लोग फेजर बनाएंगे अलग से, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जैक्ट के लिए फेजर बनाएंगे, और वो भी कौन से लोड के लिए बनाएंगे, लैगिंग लोड के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकली कौन सा लोड होता है, लैगिंग नेचर का ही होता है। तो चलिए जल्दी से फेजर बना लेते हैं। सो फेजर डायग्राम बनाने से पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट इक्वेशन लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि आसानी से मैं समझा सकूं। तो यहां पर जब प्राइमरी में देखेंगे तो V1, ये इस तरीके से मैं KVL लूप लगा लूंगा, ठीक है, KVL लूप लगा लूंगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, V1 माइनस I1 R1, ठीक है, वेक्टोरिकली सारे के सारे, माइनस J I1 X1, और उसके बाद आ जाएगा प्लस एंड माइनस, तो माइनस E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल देंगे, V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस J I1 X1, ठीक है। और यहां से हम लोग क्या बोल देंगे, यहां से बोल देंगे कि लेंज लॉ के हिसाब से E1 क्या हो जाएगा, उसके आगे माइनस लगेगा। ये माइनस किसकी वजह से, हमारा लेंज लॉ की वजह से है। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है V1 के लिए, ये इक्वेशन किसके लिए ध्यान रखना है, V1 के लिए। नेक्स्ट इक्वेशन देखें, अगर हम लोग यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन देखें, तो वैसे में असल में तो E2 यहां है, तो यहां पर आपको माइनस साइन करने की जरूरत नहीं है, यहां से डायरेक्टली आप KVL लिखो, क्योंकि लेंज लॉ ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया है। तो यहां से अगर देखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2 माइनस J I2 X2 माइनस V2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आ जाएगा V2 अगर निकालना है तो E2 माइनस I2 R2 माइनस J I2 X2। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि V2 तक जाना है आपको, तो E2, ठीक है, प्लस माइनस I2 फेजर R2 प्लस माइनस J I2 X2, इस तरीके से भी पहुंचा जा सकता है। तो ये सेकेंड इक्वेशन जिससे हमको जाना है। और तीसरी इक्वेशन एक हमारे पास पहले से है कि I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा I0 प्लस I1 डैश, ठीक है, यहां से आ चुका है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाए तो रेफरेंस क्या होगा, म्यूचुअल फ्लक्स,
ठीक है। रियल ट्रांसफार्मर का बना रहे तो फाइंड आउट नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, म्यूचुअल फ्लक्स। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो नहीं करोगे तो यूपीएससी में नंबर कट जाता है, ठीक है। और यहां से कंसर्न फ्लक्स है हमारा इंड्यूस ईएमएफ E1 और E2, इसके अंदर लीकेज भी आ चुका है कहीं ना कहीं, और लीकेज को नेग्लिजिबल भी मान लिया हम लोगों ने। तो E1 और E2 आ चुका है यहाँ पे। तो मैंने क्या कर दिया, E1M और E2M की जगह अप्रोक्सीमेटली E1 और E2 लिखते बताया, तो वैसे ही हम लोगों ने E1 और E2 कर दिया, क्योंकि अपने फ्लक्स से इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, लेग बिहाइंड होगा। E1 को ऊपर पहुंचा दिया, -V1 बोल दिया। बट यहां पर हर बार की तरह क्या होता था, -E1 इक्वल टू क्या हो जाता था, V1, बट इस दफे नहीं होगा क्योंकि आपके सीरीज में ड्रॉप होंगे, ठीक है। तो यहां तक बात आ रही समझ में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहां से जो आई नोट करंट है, तो ये जो आई नोट करंट है ये तो यहीं पे रखा रहेगा, आई नोट करंट, और ये जो एंगल होता है काफी स्मॉल होता है, ठीक है, ये बड़ा एंगल होता है, ये कम एंगल होता है। तो आई नोट करंट यहाँ आ चुका है, ठीक है, प्रैक्टिस रियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब जब भी फेजर बनाएंगे ना हम लोग, तो कहां से, लोडिंग साइड से बनाएंगे, क्योंकि लोड की इंफॉर्मेशन पता होती है। जस्ट लाइक अगर आपका मोबाइल चार्ज करना हो आपको, तो आपके मोबाइल चार्ज क्या है, एक तरह का लोड है। हीटर लगा रहे हैं, वाटर हीटर लगा रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, आपका मतलब लोड आपको पता है पहले से। और मोबाइल चार्जर के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी पता होती है आपको, या हीटर के ऊपर आपको वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर, तीनों चीजें मेंशन होती है। वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर पहले से आपको लोड का पता होता है, नॉन क्वांटिटी होती। इस वजह से हमेशा फेजर कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, लोडिंग साइड से स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब अगर हमको वोल्टेज, करंट और यहां पर पावर फैक्टर अगर पता है, तो मैं क्या बोलूंगा यहां से कि थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर कहीं पर वोल्टेज एज्यूम कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, कहीं ना कहीं मैं वोल्टेज V2 एज्यूम कर लेता हूं। V2 वोल्टेज, यहां पे कहीं पे मैं वोल्टेज V2 एज्यूम कर लेता हूं, वोल्टेज V2, ठीक है, वोल्टेज V2। थोड़ा और दूर ले लेते हैं, आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। वोल्टेज V2, ठीक है। और इस वोल्टेज V2 से जो करंट है वो क्या करेगा, लेग बिहाइंड करेगा किसी एंगल से, क्योंकि लेगिंग पावर फैक्टर लिया, मतलब कोई ना कोई एंगल से लेग बिहाइंड रहेगा। तो हम क्या बोल देते हैं अभी के लिए कि यहां पर आपका I2 करंट से लेग बिहाइंड है, दैट इज अवर θ2, ठीक है। तो θ2 क्या है हमारा, θ2 को बोल देंगे हम लोग, θ2 को बोल देते हैं यहां पर θ2 इक्वल टू ये हमारा लोड पावर फैक्टर एंगल, θ2 हो गया। उसके बाद देखिए, अब हमारे पास इक्वेशन का कमाल देखिएगा, V2 तक जाना है तो E2 हमारे पास अवेलेबल है, हमें चाहिए -I2R2 -j X2, मतलब -j चाहिए हमें। तो यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे कि करंट है, तो करंट की ही लाइन में, क्योंकि जब रजिस्टर R2 और I2 इन दोनों का जब फेजर बनाना, तो ये काय में आएंगे, सेम फेज में आएंगे। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि जो वोल्टेज होगा, जो इसके दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I2 इंटू R2, तो वो वोल्टेज और करंट दोनों काय में आएंगे, एक ही फेज में आएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां से आपका I2 R2 सेम है, एक ही फेज में रहेंगे दोनों के दोनों। उसके बाद जो आपका यहां पर J है, तो J क्या डिनोट करता है, प्लस 90 डिग्री का रोटेशन शो करता है। तो यहां से प्लस 90 डिग्री का रोटेशन लेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री पे, ये हो जाएगा j I2x2 90 डिग्री के रोटेशन पे हो जाएगा, 90 डिग्री का क्लॉकवाइज रोटेशन, प्लस 90 डिग्री, ठीक है। प्लस 90 डिग्री मतलब नॉट क्लॉकवाइज, प्लस 90 डिग्री का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस एंगल एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं और माइनस एंगल क्लॉकवाइज में घूमते हैं, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो चलिए देखिए, अपने कॉलेज में जब फेजर बनाए होंगे तो बड़े डायरेक्टली आपने बना दी, V2 से I2 R2 करा और वहां पे पहुंच गए j I2x2, तो वो भी गलत नहीं है आपके फेजर, ठीक है। बट यहां पर हम लोग थोड़े से डिफरेंट फेजर बनाएंगे ताकि जब आप कन्वेंशनल एग्जाम में लिखो तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिले, ठीक है। मान लीजिए 10 कॉपी एक जैसे फेजर बना रही है और 11वीं कॉपी में थोड़ा डिफरेंट बनाया है, तो उसको डिफरेंट नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप PS भीमरा या कोई दूसरी बुक भी उठा के देखोगे तो हो सकता है ये फेजर यहां पर लीकेज यहां शो कर रखा हो, तो डिफरेंट फेजर बन सकते हैं।
बट सबका मतलब एक ही है। तो आपने जो कॉलेज में सीखा है वो फेजर भी सही है और ये भी सही है। ऐसा नहीं सोचना आपने गलत पढ़ लिया, आपने बिल्कुल गलत नहीं पढ़ा है। आप I2 R2 यहां से और E2 तक पहुंच सकते हो, वो भी सही है, बट इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट वे में बना रहा हूं। चलिए अब हमारे पास क्या है, E2 की अवेलेबिलिटी माइनस I2 R2, मतलब अगर प्लस I2 R2 है, इसको माइनस चाहिए तो इसका जस्ट पलट दे और जस्ट पलट के कहीं पर भी वेक्टर उठा के रख दे। मतलब हम कहां रख देंगे, यहां पे उठा के अगर रख दे इसको, थोड़ी देर के लिए इसको नीचे तक ले जाते हैं, ठीक है, नीचे तक और ले जाते हैं इसको, ये है E2 और यहां पर जस्ट इसको पलट अगर दे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसको जस्ट पलट देंगे तो ये हो जाएगा I2 R2, I2 R2, और वो भी कौन सा, माइनस। माइनस शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब पलट दिया है तो अल्टीमेटली वो माइनस ही है, ठीक है, शो करने की जरूरत नहीं, बस मैं अब इसलिए शो कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके, अदरवाइज शो नहीं करोगे तो भी चलेगा। और उसके बाद क्या ऐड करना है मुझे, E2, देखो वेक्टर में क्या होता है, एरो डायरेक्शन में चलते जाओ, जहां रिवर्स एरो मिलेगा वो उसके बराबर हो जाएगा सबका सम। मतलब E2 और एरो डायरेक्शन में चल रहे हैं ना अभी हम लोग, तो एरो डायरेक्शन में चलेंगे, तो एरो डायरेक्शन में चले, फिर ये वाला एरो मिला और उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस J I2X2, तो J प्लस J I2X2 है तो इसका उल्टा कर दे, तो इसको जस्ट उलट करके कहीं पर भी मूव करा सकते, क्योंकि वेक्टर की विशेषता है कि बिना एंगल ऑफ ओरिएंटेशन चेंज करे उसको आप कहीं पर भी घुमा फिरा सकते हो, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको मैंने घुमा फिरा के ये 90 डिग्री का बना दिया और ये बना दिया J जो कि माइनस I2 और X2 है, ठीक है, माइनस नहीं शो करोगे तो भी चल जाएगा, और ये है 90 डिग्री। देखिए इसको जस्ट पलट के ऐसा कर दिया मैंने, लेंथ छोटा बड़ा कर सकते क्योंकि अभी हमारा बोर्ड के ऊपर बन रहा है, एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका लेंथ भी थोड़ा सा बढ़ा दो चाहो तो, इसका लेंथ भी थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है, तो और अच्छा दिखेगा। तो इसको मैंने जस्ट पलट दिया तो यहां रख दिया, इसको जस्ट पलट दिया यहां रख दिया, इक्वेशन भी बैलेंस हो गई, E2 प्लस माइनस I2 R2 प्लस माइनस J X2 और क्या मिल गया हमको, V2 मिल गया। अब देखते हैं कि प्राइमरी साइड का कैसे बनेगा। प्राइमरी साइड का बनाना है तो हमें पता है कि जो I2 करंट है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, अगर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये प्राइमरी साइड का है माइनस I1 डैश, तो I1 डैश है तो ये I2 एग्जैक्टली क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा प्राइमरी साइड में, एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। तो ये और सेम लेंथ, ठीक है, ठीक है, मैं लेंथ सेम बनाने की कोशिश जरूर करता हूं। तो ये हो जाएगा I1 डैश, ये हो जाएगा आपका I1 डैश। I1 डैश हो चुका है और आपको क्या निकालना है, I1 निकालना है अगर, तो I1 क्या है, I0 प्लस I1 डैश का समेशन। तो I0 है आपके पास, ये I1 डैश है, अगर इसका हम लोग क्या कर देंगे, या तो इसको उठा के यहां रख दो और ट्रायंगल लॉ लगा दो, या फिर दोनों का क्या कर दो, पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, क्योंकि इसके पैरेलल में अगर ऐसे करेंगे और इसके पैरेलल में ऐसे करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये पैरेललोग्राम लॉ से क्या देगा, दैट इज अवर I1, दैट इज अवर I1, ठीक है। तो I1 निकल चुका है हमारा। I1 निकलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, V1 तक पहुंचना है अगर मुझे, तो माइनस E1 मेरे पास अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है माइनस E1। अब मुझे क्या चाहिए, I1 R1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल में एक लाइन खींचूंगा, क्योंकि जो भी होगा वो करंट के इसमें लाइन में ही ड्रॉप होगा, तो यहां करंट में ड्रॉप लिखूं चाहे वहां पैरेलल बना के वहां लिखूं, बात तो एक ही है। जैसे मैं इस तरीके से I2 R2 को उठा के यहां रख दिया था ना माइनस करके, तो वैसे ही अगर मुझे I1
चलिए मिलते हैं